प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात सभी को। कल की क्लास में हमने स्वतंत्रता के दो मुख्य रूप पढ़े थे और मुख्य रूपों के अंतर्गत सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इनके बारे में आपसे चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप। मुख्य रूप दो है, नकारात्मक व सकारात्मक। अर्थ याद करने की जरूरत नहीं, बता दिया आपको। युक्ति युक्त प्रतिबंधों का होना सकारात्मक, प्रतिबंधों का नहीं होना नकारात्मक। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति के कार्य में राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो नहीं की बात करती है, यानी प्रतिबंधों का नहीं होना, और सकारात्मक है मतलब युक्तियुक्त प्रतिबंध है। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहली बात, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है तथा हस्तांतरणीय नहीं है। व्यक्ति द्वारा हस्तांतरणीय नहीं है। रूसो ने कहा व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन समाज में सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है, जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है, जन्मजात है। मनुष्य होने के नाते उन्हें यह स्वतंत्रता प्रकृति ने नसीब की है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रकृति ने हमें दी है, गॉड गिफ्टेड है। ऐसी स्वतंत्रता हस्तांतरणीय नहीं होती। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने मुझे बहुत प्रतिभाशाली बनाया है, विवेकशील प्राणी बनाया है, इसलिए मैं तो कई कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर चुका हूं, अब मेरे भाई का थोड़ा दिमाग कम चल रहा है, कुछ मेरा दिमाग जो है मेरे भाई को दे दूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब, जो प्रकृति ने हमें स्वतंत्रता दी है, जो योग्यता दी है, उसका हम दूसरों में हस्तांतरण नहीं कर सकते। इस प्रकार से यह स्वतंत्रता प्रकृति के द्वारा दी जाती है और ये व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरणीय नहीं है।
प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें तो रूसो, जॉन लॉक ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और जॉन लॉक ने तो 3 प्राकृतिक राइट भी बताए, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता, रूसो ने यह भी कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज में सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, उस पर किसी प्रकार के बंधन नहीं होते, लेकिन ज्यों ही वो समाज में आता है तो उसके ऊपर कई प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे समाज की मान्यता नहीं है, ये समाज की मान्यता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन आज समाज में वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। ये कथन किसका है? रूसो का है। दूसरी बात है विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता व्यक्ति की निजीगत है, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है तथा व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित हैं। व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है वो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है, पर्सनल स्वतंत्रता है। और ये किससे जुड़ी हुई है? व्यक्ति की जीवन शैली से जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत मामलों में व्यक्ति स्वतंत्र है, उनकी जीवन शैली के बारे में न कोई राज्य जान सकता है, न शासन प्रशासन जान सकता है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, खाने में कौन सा भोजन खाता है, कौन सा धर्म मानता है, किस देवी देवता की पूजा करता है, यानी जो व्यक्ति के निजी मामले, जो उनकी जीवन शैली है, इनके बारे में व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी को भी जानने का हक नहीं है। तो ये एक निजी स्वतंत्रता होती है विद्यार्थियों, और व्यक्ति के निजी जीवन में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये स्वतंत्रता का दूसरा रूप है। पहली प्राकृतिक स्वतंत्रता और दूसरी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तीसरी है नागरिक स्वतंत्रता। तीसरी है विद्यार्थियों नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता किसी राज्य का नागरिक होने के नाते, नागरिक होने के नाते राज्य द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता। अब ये जो नागरिक स्वतंत्रता है विद्यार्थियों, ये किसी राज्य का नागरिक होने के नाते उसे राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती, ये नागरिकों को प्राप्त होती है। इसलिए प्राप्त होती है कि वो उस राज्य का नागरिक है और राज्य ने नागरिक होने के नाते ये समस्त नागरिकों को प्रदान की है। इसलिए उस राज्य के समस्त नागरिकों को
इस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करने का पूरा पूरा हक मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने मूल अधिकार देखे, तो मूल अधिकार में कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त है, कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ स्वतंत्रता ऐसी है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। जैसे भारतीय संविधान में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना? सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संपत्ति ये आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, निवास करने की स्वतंत्रता, ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये नागरिक स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति यानी विदेशी लोग जो हैं भारत में इस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस नागरिक स्वतंत्रता के बारे में गेटिल महोदय ने जो बात बताई वो भी यही है कि स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है, रक्षा करता है। गेटिल ने कहा, गेटिल स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं, स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य उत्पन्न करता है, तथा नागरिकों को प्रदान करता है। किसने कहा? गेटिल ने कहा। यानी किसी राज्य का नागरिक होने के नाते राज्य द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता क्या कहलाती है? नागरिक स्वतंत्रता। यानी गेटिल ने कहा कि स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं जिनको कौन उत्पन्न करता है? राज्य उत्पन्न करता है, और नागरिकों को यह प्रदान करता है। यानी ये गेटिल तो स्वतंत्रता का अर्थ ही इनसे लेता है कि स्वतंत्रता को उत्पन्न कौन करता है? राज्य उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? राज्य उत्पन्न करता है। और राज्य उत्पन्न करता है, और राज्य ही व्यक्तियों को प्रदान करता है। व्यक्ति स्वयं के पास में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती, राज्य उनको उत्पन्न करता है और राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करता है। वो संविधान के माध्यम से कैसे भी करके वो एक योजना बनाता है। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों, ये नागरिक स्वतंत्रता के बारे में किसने बात बताई? गेटिल ने बताई। किसने बताई? गेटिल ने। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? राज्य के कार्यों में भागीदारी, जन सहभागिता, राजनीतिक समाजीकरण आदि। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है विद्यार्थियों, राज्य के कार्य में हम जब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, राजनीतिक सहभागिता निभाते हैं, समाजीकरण निभाते हैं, समाजीकरण व सहभागिता। जब जनता की राज्य के कार्यों में भागीदारी होती है, बढ़ चढ़ करके जनता भाग लेती है
और साथ साथ में जन सहभागिता और राजनीतिक समाजीकरण व सहभागिता देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे लोग पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। जैसे राज्य के कार्यों में भागीदारी कैसे? सरकार के चुनने में लोगों की भागीदारी, चुनाव में भाग लेना, अपनी विचारधारा के अनुसार स्वतंत्र होकर के मतदान का प्रयोग करना, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपना राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, और फिर नागरिक होने के नाते जो नीति निर्माण होता है, जिस प्रकार से आज ग्राम सभाओं के अंदर जो गांव में जो नियम कानून कायदे बनते हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना, अपनी हिस्सेदारी निभाना, उन बातों को सरकार तक पहुंचाना, ठीक है ना, और कई प्रकार के अपने मोहल्ले के अंदर, अपने वार्ड के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाना, सरकार को उस वार्ड की समस्या के बारे में अवगत करवाना, जनप्रतिनिधि से मिलना, ये सब किस प्रकार की स्वतंत्रता है विद्यार्थियों? राजनीतिक स्वतंत्रता है। किस प्रकार की स्वतंत्रता है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। और इसलिए गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा रूप कहा, यानी लोकतंत्र का दूसरा नाम, राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम कहा। प्रश्न आ सकता है, किसने राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम कहा? प्यारे विद्यार्थियों, कि जब तक लोगों में, नागरिकों में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तब तक लोकतंत्र कोई काम का नहीं है। आज लोक कल्याणकारी लोकतंत्र के अंदर विद्यार्थियों जरूरी है तो वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना विद्यार्थियों लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आज राजनीतिक लोकतंत्र जो है राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र का दूसरा नाम बन गया है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता की। नंबर 5, कैसी स्वतंत्रता? आर्थिक स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक के पास इतने संसाधन जरूर होने चाहिए जिससे वह अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, तथा समाज में
गरिमापूर्ण जीवन जी सके। यानी आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह विद्यार्थियों की प्रत्येक व्यक्ति के पास में इतने संसाधन तो जरूर होने चाहिए जिससे वो अपनी और अपने परिवार की क्या कर सके, आवश्यकता की पूर्ति कर सके तथा समाज में कैसा जीवन जी सके, एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इतने संसाधन उस व्यक्ति के पास में जरूर होने चाहिए। अगर इतने संसाधन नहीं हैं तो गरीब और अमीर के बीच में अंतर बढ़ जाएगा और वो आर्थिक स्वतंत्रता कोई काम की नहीं रहेगी। यानी प्रत्येक नागरिक के पास में इतने संसाधन जरूर होने चाहिए जिससे वो अपने और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर सके और समाज के अंदर गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो ये है विद्यार्थियों आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हुई विद्यार्थियों। अगला छठा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता। प्यारे विद्यार्थियों, अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो यह बात उभर करके सामने आती है कि हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आर्टिकल 25 से लगा करके 28 तक और 29 और 30 में भी अल्पसंख्यकों के संस्कृतियों को लेकर के, तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता जो है अति आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य, धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य जो हैं इनसे लिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य अंतःकरण की स्वतंत्रता से है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है विद्यार्थियों, अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 में है, 25 में जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित धार्मिक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, समुदाय को मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य उसके ऊपर किसी प्रकार के बंधन नहीं लगाएगा कि भाई तेरे को ये धर्म मानना पड़ेगा या इस धर्म में आस्था सही नहीं है। यानी अंतःकरण के आधार पर, आस्था के आधार पर वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। यह है विद्यार्थियों धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक स्वतंत्रता।
यह नैतिकता से संबंधित हैं तथा औचित्यपूर्ण व्यवहार की स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, आप नैतिकता के सत्य, अहिंसा, सद्गुण, परोपकार, दया, करुणा, किन किन तत्वों को प्राथमिकता देते हैं, इसके लिए आप पूर्णतया स्वतंत्र है। लेकिन आपकी वो नैतिकता कैसी होनी चाहिए? औचित्यपूर्ण व्यवहार वाली होनी चाहिए। अंधविश्वास बढ़ाने वाली, झाड़ फूंक वाली आपकी नैतिकता नहीं होनी चाहिए। तो नैतिक स्वतंत्रता यानी आपकी नैतिकता से संबंधित हैं। आप अपने औचित्यपूर्ण व्यवहार के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। आप दान दे रहे हो, आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, आप क्षमा करुणा की भावना रख रहे हो, तो उनके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं जो नैतिकता से संबंधित हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता, ये नैतिकता आपके किस प्रकार के व्यवहार की होनी चाहिए? औचित्यपूर्ण व्यवहार वाली होनी चाहिए। अगर इस स्वतंत्रता के अंदर व्यवहार औचित्यपूर्ण नहीं है तो ये बात मान्य नहीं होगी। अगली स्वतंत्रता है विद्यार्थियों सामाजिक स्वतंत्रता। नंबर 8, सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में जाति, धर्म, वंश, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। यानी सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब यह है विद्यार्थियों, समाज में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी स्त्री हो या पुरुष हो, किसी संप्रदाय का हो, समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान समझा जाए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? सामाजिक स्वतंत्रता। अगली स्वतंत्रता है विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जब कोई राष्ट्र संप्रभु राज्य बन जाता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। तथा उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसका सबसे बड़ा शत्रु है।
अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि जब कोई राष्ट्र संप्रभु राज्य बन जाता है, संप्रभु सॉवरेनिटी, ऐसा यानी राज्य के जो आवश्यक तत्व है उन आवश्यक तत्वों में संप्रभुता बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। किस देश के साथ में व्यापार करना है, किस देश से आयात निर्यात करना है, ये सारे निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते थे, इसलिए हम संप्रभु नहीं थी। और इस संप्रभुता के मार्ग में बाधा कौन उत्पन्न करता है? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। ये नीतियां जो हैं, उपनिवेशवाद क्या है? किसी एक बड़ी महाशक्ति के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने अधीन बना लेना और व्यापार की दृष्टि से बाह्य निर्णय समस्त उन महाशक्ति के द्वारा किया जाना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति बहुत ही घातक है। अंतिम है विद्यार्थियों हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान से सुनिए। यह संवैधानिक स्वतंत्रता विद्यार्थियों किसके द्वारा दी जाती है? संविधान के द्वारा दी जाती है, संविधान द्वारा प्रदत्त है। और संविधान के द्वारा प्रदत्त है, संविधान इन स्वतंत्रता की रक्षा करता है और इन स्वतंत्रता को कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख है। जैसे भारत में आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है कि अगर आपके संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका आपको उन अधिकारों से उपचार दिलाएगी, वंचित करने से सरकार को रोकेगी। तो ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त है विद्यार्थियों संवैधानिक स्वतंत्रता को। तो ये थी विद्यार्थियों स्वतंत्रता के विविध रूप। एक बात कान खोल के सुन लेना, स्वतंत्रता के विविध रूप याद करोगे तो समानता के आगे विविध रूप आएंगे, वो भी सेम हैं, सिर्फ समानता की जगह, स्वतंत्रता की जगह समानता का उल्लेख करना है, प्रकार वही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे 10 प्रकार हमने पढ़े स्वतंत्रता के विविध रूप।